सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं अतुल कुमार जोशी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय छापरा भीलवाड़ा से ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत आज भारत का भूगोल के अंतर्गत अध्याय 3 भौतिक प्रदेश पर अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने भारत की स्थिति व विस्तार तथा भारत की भूगर्भिक संरचना अध्याय पर वीडियो के माध्यम से चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा प्रारंभ करेंगे कि भू-आकृति प्रदेश और भौतिक प्रदेश कौन-कौन से हैं, भारत को मुख्य रूप से किन भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो सामान्य रूप से आप अगर देखेंगे तो 4 नाम आप सबके सामने वैसे जुबान पर भी रहते हैं, जिसको आप कहते हैं हिमालय पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान। तो ये जो 4 नाम है, इनके फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है, ये कैसे बने, इनका समय काल क्या था, इन सभी बातों पर हम अध्ययन आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हम आज बात प्रारंभ करते हैं कि अर्थ सरफेस पर अर्थात हमारी धरातलीय सतह पर जो वर्तमान भू आकृतिक विशेषताएं हैं, उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो वह भू आकृति कहलाता है। और उन्हीं भू आकृति विज्ञान, जिसमें एक निश्चित क्रमबद्धता के साथ हम इनके निर्माण प्रक्रिया से लेकर इनके वर्तमान स्वरूप में आने तक की समस्त गतिविधियों को एक श्रेणीबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। भारत की अगर भू आकृतिक विशेषताओं की हम बात प्रारंभ करें तो आप देखेंगे कि भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हमने देखा कि प्रीकैम्बियन काल से लेकर नवीनतम समय तक की विभिन्न भूगर्भिक संरचनाएं हमें मिलती है, जिसमें आग्नेय सेल समूह से लेकर कायांतित सेल समूह तथा नवीनतम जलोढ़क जमाव युक्त अवसादी सेल समूह का संकेंद्रण मिलता है। वृहद रूप में अगर हम भारत की भू आकृतिक डायवर्सिटी की बात करें तो आप देखेंगे कि हमें 4 मुख्य रूप से हम उसे विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहला है मैदान, जिसको हम कहते हैं प्लेन। मैदान की जब हम बात करते हैं तो लगभग 43% भाग जो है वो मैदान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसमें अगर इसको राउंड ऑफ में नहीं करके एग्जैक्ट फैक्ट की बात करें तो 43.2% हिस्सा मैदान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। दूसरा जो भाग है पर्वत के रूप में माउंटेन, 11% भाग, जिसको अगर राउंड ऑफ में करें तो 10.6% भाग पर्वत के रूप में। तीसरा हिल के रूप में अगर हम बात करें तो 18% भाग पहाड़ियों के रूप में पाया जाता है। यदि इसको एग्जैक्ट फिगर के रूप में बात करें तो यह फिगर लगभग 18.5% के आसपास हमें मिलता है। अगर पठार की बात करें तो लगभग 27.7% भाग पर हमें पठार का विस्तार मिलता है। अब यहाँ एक आपको जानना जरूरी है कि हम पठार किसे कहेंगे, पर्वत किसे कहेंगे, पहाड़ी किसे कहेंगे और मैदान किसे कहेंगे। तो अगर हम एक डायग्राम के माध्यम से देखें तो यदि कोई भूभाग जो बहुत ऊंचा है, उसका शीर्ष नुकीला है, तो वह पर्वत कहलाएगा, माउंटेन कहलाता है। यदि ऊंचा भाग है जिसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर के आसपास है, आवश्यक नहीं है कि उसका शिखर नुकीला हो, कुछ गोलाई लिए हुए भी हो सकता है। औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर तक का जो भाग है वो पहाड़ियों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। पठार की जो संरचना है उसमें उसके दोनों ओर के जो भाग हैं वो तीव्र ढाल युक्त होते हैं, अर्थात किनारे तीव्र ढाल युक्त होते हैं,
लेकिन उसका जो ऊपरी हिस्सा है वह समतल और सपाट होता है। तो आप देखिए कि पर्वत किसे कहेंगे? जिसका शीर्ष नुकीला हो। पर्वतों से छोटे जिनकी ऊंचाई कम होती है वो पहाड़ियों के रूप में जाने जाते हैं, उनको हिल कहते हैं, इनको माउंटेन कहेंगे। तथा जिनके दोनों किनारे खड़े ढाल युक्त होते हैं लेकिन उनका जो ऊपरी भाग है वो एक समतल और सपाट होता है, वह पठार कहलाता है। तो अगर हम भारत के कुल क्षेत्रफल के आधार पर भूमि का वर्गीकरण करें तो सामान्य रूप से हमें पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ और मैदान के रूप में द्रष्टव्य होता है, दिखाई देता है भूभाग। मैदान जो एक समतल भूभाग होता है इस तरह से, जिस पर किसी तरह के व्यवधान नहीं होते। अब यहाँ आपको ये समझना है कि ये एक रेखा के रूप में नहीं होता। मैदान में भी हमें झील भी मिल सकती है, छोटी-छोटी खाइयाँ भी खाड़ियाँ भी मिल सकती है। लेकिन सामान्य रूप से अगर हम देखें तो हमें एक इस तरह का समतल भूभाग हमें दिखाई देता है, तो हम उसे मैदान कहते हैं, जहाँ की पर्वत और पठार और पहाड़ियों से अपर्दित होकर आने वाला नवीनतम अवसाद जमा हो जाता है और निरंतर वहाँ नवीनतम अवसादों के जमाव के कारण वहाँ की जो मृदा है वो अति उपजाऊ रहती है। जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृति के आधार पर हम देखें तो भारत को मुख्य रूप से हम 4 मेजर डिवीजन में विभाजित करते हैं, जिसको हम कहते हैं सबसे पहले नॉर्थर्न माउंटेन रीजन, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा जो भाग है वह मेजर पार्ट है वो दक्कन प्लेट्यू, जिसको हम सामान्य रूप से हम कहते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश तथा दक्कन प्लेट्यू के मध्य एक विशाल मैदान ग्रेट प्लेन के रूप में जाना जाता है, जिसको हम सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा उसका निर्माण हुआ है। चौथा जो भाग है जो तट के सारे उसे कोस्टल प्लेन तथा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह पाए जाते हैं उन्हें हम आइलैंड के रूप में, तो हम अगर वृहद स्तर पर डिवीजन करें तो हम 4 मेजर डिवीजन करते हैं। नॉर्थर्न माउंटेन रीजन, डेक्कन प्लेट्यू, ग्रेट प्लेन बिटवीन द अबाउट टू मीन्स नॉर्थ माउंटेन रीजन एंड दक्कन प्लेट्यू के बीच का जो भाग है वो विशाल मैदान के रूप में जाना जाता है, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। अब हम आगे इन्हीं उपविभागों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं भारत के मानचित्र के साथ, तो आप देखिए जब जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक का ये जो संपूर्ण भाग है, ये उत्तर का भाग सामान्य रूप से कहलाता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसमें मुख्य रूप से जो राज्य सम्मिलित हैं J&K, जम्मू कश्मीर जो कि अभी केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरा लद्दाख रीजन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, मुख्य रूप से उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार। इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को धारण करता है। इसके दक्षिण में जिसमें राजस्थान, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिमी बंगाल और बिहार का जो भाग है वह असम का ब्रह्मपुत्र नदी का भाग, यह संपूर्ण भाग कहलाता है उत्तर का विशाल मैदान। इसके दक्षिण में आप एक बहुत बड़ा विशाल भूभाग देख रहे हैं मानचित्र में। यह जो पूरा विशाल भूभाग है ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत
सबसे प्राचीनतम भूखंड तथा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय भागों में पश्चिम के भाग को हम पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी भाग को हम पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। द्वीप समूह के अंतर्गत हम बात करेंगे तो एक मेजर द्वीप समूह अरब सागर में है, उसे हम लक्षद्वीप समूह कहते हैं, तथा बंगाल की खाड़ी में जो है उसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। भौतिक प्रदेश की जब हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो आपको इस मानचित्र से बात समझ में आ गई होगी कि 4 मुख्य भाग हैं। उत्तर से अगर हम दक्षिण की ओर यात्रा करें तो हमें उत्तर में विशाल पर्वतमालाओं से मैदान और मैदान से के उपरांत एक पठारी भाग और पठारी भाग के उपरांत जब हम दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व की ओर मूव करेंगे तो हमें एक तटीय मैदान मिलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि इनका फॉर्मेशन नॉर्थर्न माउंटेन रीजन जो है उनके बारे में महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उस पर हम बात करेंगे। तो आप देखिए नॉर्थर्न माउंटेन रीजन जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, अभी हमने बात की। पश्चिम भाग में इसकी जो चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर है, अर्थात ये जो पश्चिमी रीजन है इस पश्चिमी भाग में इसकी जो अगर हम चौड़ाई की बात करें तो वो कितनी है 500 किलोमीटर, अर्थात पश्चिम में अधिक चौड़ा है। अगर हम पूर्व की बात करें इस पूर्वी रीजन में तो यहाँ चौड़ाई मात्र 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम नॉर्थर्न माउंटेन रीजन की बात कर रहे हैं इट मीन्स हम इस नॉर्थर्न माउंटेन रीजन में बलूचिस्तान से लेकर, केवल हम भारत के भूभाग की बात नहीं कर रहे हैं, बलूचिस्तान से लेकर नेपाल, भूटान का जो भूभाग है उसे भी हम सम्मिलित करते हुए इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसे केवल भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो हम इसे सामान्य रूप से हिमालय पर्वतमाला के नाम से पुकारते हैं, हिमालय पर्वतमाला। और जब हम इसके विस्तार की बात करते हैं कि बलूचिस्तान में है बलूचिस्तान, उसके बाद हम नेपाल की बात करते हैं, उसके बाद हम भूटान की बात करते हैं, तब हम इसे नॉर्थर्न माउंटेन रीजन के नाम से पुकारते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला भाग है उसमें चौड़ाई 500 किलोमीटर तक पाई जाती है, जबकि जो हमारा पूर्वांचल रीजन है जिसमें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में चौड़ाई 200 किलोमीटर पाई जाती है। उसका कारण जो है कि जब संपीड़न हो रहा था तो संपीड़न की जो तीव्रतम गति थी वह पूर्वी भाग में थी, जबकि पश्चिम की ओर संपीड़न की जो गति है वो कम थी। ये जो संपीड़न की प्रोसेस है ये कैसे प्रारंभ हुई तो हम अभी अगले डायग्राम में देखेंगे कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के आपस में टकराने से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो वृहद भूभागों के मध्य एक सागर था जिसको नाम देते हैं हम टैथिस सागर। टैथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड भूभाग था। यह जो पर्वतमालाएं हैं ये किस प्रकार की पर्वतमालाएं, फोल्ड माउंटेन अर्थात वलित पर्वतमालाएं। इसका मतलब है कि जब दो विपरीत दिशाओं से आमने सामने कोई भूखंड टकराता है तो उसमें वलन पड़ता है और वलन में अपनति और अभिनति इस तरीके से संरचना बनती है, इसलिए एक वलन है। ये जो ऊपरी भाग है ये कहलाता है अपनति और जो भीतरी भाग है नीचे का भाग है डाउनवर्ड वह कहलाता है अभिनति। तो अपनति व अभिनति युक्त संरचना जैसे जो पहाड़ी पर्वतीय समूह है वह वलित पर्वतमालाएं कहलाती हैं। अब देखिए इस मानचित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि जो हिमालय है वो हिमालय की एक सतत श्रेणी है
जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। लेकिन इस सतत श्रेणी के उत्तर में हमें ट्रांस हिमालयन रेंज मिलती है, जो अलग अलग 3 डॉट के द्वारा इसमें दर्शाई गई है। इसको हम आगे व्याख्या करेंगे। तो आप ये देखिए, जिसकी हम बात करते हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा अंगारा लैंड था। गोंडवाना लैंड जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। अब आपके ध्यान, प्लेट किसे कहते हैं? प्लेट एक स्थलीय दृढ़ भूखंड है जिनकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है और ये सीमा पर तैर रहे हैं। जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड एक दूसरे की ओर टकराए, उनकी जो गति थी उसमें अंगारा लैंड की गति धीमी थी और गोंडवाना लैंड वाले भूभाग की गति तीव्र थी। तो तीव्रतम गति से जब गोंडवाना लैंड दक्षिण से उत्तर की ओर मूव किया तो तैतीस सागर का जो जल था वो 2 विपरीत दिशाओं में मूव कर गया और इसके मध्य जो तैतीस सागर में अवसाद थे वह बलित होकर, इस तरह से बलित होकर पर्वतीय श्रेणी के रूप में बन गए, जिसे हम हिमालय माउंटेन रेंज के नाम से पुकारते हैं। इसे हम कहते हैं संपीडनात्मक बल, कंप्रेसिव फोर्स, अर्थात संपीडनात्मक बल लगा और संपीडनात्मक बल सदैव एक दूसरे के सम्मुख लगता है, आमने सामने लगता है। इस मानचित्र के माध्यम से आप देखिए, फिलीपीन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स मूव करती है, इस तरफ अफ्रीकन प्लेट। तो जब प्लेट एक दूसरे की ओर मूव करती है तो ये मूवमेंट इसके द्वारा, डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ देखिए आप, ये एशिया, वही उसी को विस्तार किया गया है कि ये जो जम्मू रीजन है, यहाँ ये जो पूरा का पूरा भाग था, ये भाग मूव करता है और ये 33 सागर में बलन बनते हैं और ये धीरे धीरे अपलिफ्ट हो जाता है। तो हम बात करते हैं यहाँ कि कैसे प्रायद्वीपीय भूखंड निरंतर उत्तर की ओर अग्रसर होते हुए वर्तमान रूप में वलित पर्वतों के रूप में हिमालय का निर्माण करता है। तो इस डायग्राम में 71 मिलियन वर्ष पहले की स्थिति, उसके बाद 55 मिलियन वर्ष पहले की स्थिति, 38 मिलियन वर्ष पहले की स्थिति, 10 मिलियन वर्ष पहले की स्थिति को, अलग अलग स्थितियों को इंडिकेट किया गया है। और ये मूवमेंट हम दे रहे हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वह दक्षिण से निरंतर उत्तर की ओर, जो गोंडवाना लैंड का भाग है वो मूव कर रहा था और यूरेशियन प्लेट के साथ आकर वो टकरा गया। अर्थात ये मूवमेंट क्या 71 मिलियन वर्ष पहले से लेकर 10 मिलियन वर्ष तक निरंतर इस गोंडवाना लैंड का उत्तर की ओर गतिमान, वर्तमान में भी गोंडवाना लैंड का उत्तर की ओर विस्तार निरंतर जारी है। इसके बाद हम देखते हैं मानचित्र में, तो आप देखिए नॉर्थर्न माउंटेन रीजन जो है उसको 3 उपविभागों में हम विभाजित करते हैं। हिमालय माउंटेन रीजन, हिमालयन माउंटेन रीजन, ट्रांस हिमालयन माउंटेन रीजन और ईस्टर्न और पूर्वांचल हिमालय। तो सामान्य रूप से आप देखेंगे तो ये जो भाग है इसको हम कहते हैं ईस्टर्न और पूर्वांचल हिमालय। मुख्य रूप से ये जो उत्तर का भाग है इसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालयन रीजन। ये जो श्रेणियां हैं, ये श्रेणियां कहलाती है हिमालय पर्वत श्रेणी। इसमें जो सबसे पहले नंबर की श्रेणी है वह श्रेणी कहलाती है महान हिमालय श्रेणी। दूसरे नंबर की जो श्रेणी है वो कहलाती है लघु हिमालय श्रेणी। तीसरे नंबर की जो श्रेणी है वह कहलाती है शिवालिक हिमालय श्रेणी। तो हम इसमें नॉर्थर्न माउंटेन रीजन के भी 3 पार्ट्स कर देते हैं। 3 पार्ट्स किस रेंज में? एक हिमालयन माउंटेन रीजन। जब हम हिमालयन माउंटेन रीजन का अध्ययन करेंगे तो हम फिर इसके 3 पार्ट्स करेंगे। 3 पार्ट्स, महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। तो आपको यहाँ ये बात ध्यान रखनी है
कि हिमालयन माउंटेन रीजन के हम 3 डिवीजन भारत का भूगोल के अंतर्गत यहाँ अध्ययन करते हैं। ट्रांस हिमालयन रीजन महान हिमालय के उत्तर में, इसे हम एक अलग रीजन के रूप में अध्ययन करते हैं, तथा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं उनका हम अध्ययन पूर्वांचल पहाड़ियों के रूप में या पूर्वी हिमालय के रूप में करते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम एक हिमालय श्रेणी के हिमालयन माउंटेन कॉम्प्लेक्स का एक व्यू देखते हैं। चूंकि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में हम इसकी बात करेंगे सी लेवल से, तो आप ये देखिए इस डायरेक्शन में कि एक प्रोफाइल है हिमालय पर्वत श्रेणी की। इस प्रोफाइल में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ऊंचाई हमें दिखाई देती है। ये जो भाग है ये कहलाता है सेंट्रल हिमालय, जो कि सबसे ऊंचा है। उसके बाद ये भाग कहलाता है मिड हिमालय, और उसके बाद ये जो नीचा भाग है वो कहलाता है शिवालिक हिमालय। तो जो सेंट्रल हिमालय या जिसको हम महान हिमालय कहते हैं वही सबसे ऊंचा भूभाग है। उसके बाद जब आप दक्षिण की ओर मूव करेंगे भारत की भूमि की ओर, तो हमें मध्य हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक हिमालय जिसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं, मिलता है। उसके बाद हमें सिंधु गंगा का मैदान मिल जाता है जिसे हम विशाल मैदान कहते हैं। अगर हम इस महान हिमालय को आधार मानकर पुनः उत्तर की ओर अर्थात तिब्बत प्लेट्यूज के पठार की ओर बात करें, तो हमें जो श्रेणी अलग अलग रेंज मिलती है उसमें काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख, जास्कर श्रेणियां सामान्य रूप से दिखाई देती है। आप देखिए हिमालय माउंटेन रीजन की अभी हमने बात करी, ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय, लेजर हिमालय और आउटर हिमालय। तो हम जो ग्रेट हिमालय की बात करेंगे उसे हिमाद्री हिमालय और मेन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री हिमालय तथा मुख्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो अब ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखें कि ग्रेट हिमालय या महान हिमालय को हम हिमाद्री हिमालय, मेन हिमालय, स्नो हिमालय, क्योंकि ये सदैव अधिकांश भाग इसका हिमाच्छादित रहता है, इसीलिए इसका नाम हिमाद्री हिमालय रखा गया है। इसका अगर विस्तार की बात करें तो सिंधु नदी के घाट से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक इसका विस्तार लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में। इसको सामान्य रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, अगर आप भारत के मानचित्र को देखें उत्तरी भूभाग को केवल, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित रीजन है, तो हम देखते हैं तो देखिए ये जो भाग है यहाँ से लेकर इस भूभाग से लेकर ये जो संपूर्ण भूभाग है, जो ये अक्षांगीय मोड़ है ब्रह्मपुत्र नदी का, इस भूभाग तक ये जो संपूर्ण क्षेत्र है मैप में देख रहे हैं वह कहलाता है महान हिमालय। यहाँ जो स्थिति है वो है नंगा पर्वत तथा इस स्थान पर ब्रह्मपुत्र का मोड़, ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम सागर माथा भी कहते हैं। इसका हम विस्तार से अभी और बात करेंगे। गंगा यमुना जैसी मुख्य नदियों का उद्गम हमें इस रेंज में मिलता है। आप इस मानचित्र के माध्यम से और भी विस्तार से हिमालय की रेंजेज को समझ सकते हैं।
कि एक पामीर की घाट है, उस पामीर की घाट से निकला हुआ एक हिस्सा जो सबसे सुदूर उत्तर का भाग है, ये कहलाता है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के जस्ट दक्षिण की तरफ का जो भाग है, वो कहलाता है लद्दाख रेंज। लद्दाख के बाद दक्षिण का भाग कहलाता है जास्कर रेंज। इन दोनों के बीच में जब हम आगे जाते हैं तो एक ये कैलाश रेंज, जो कि चीन के तिब्बत क्षेत्र में है। उसके दक्षिण में ग्रेट हिमालय रेंज, उसके दक्षिण में पीर पंजाल जो कि श्रेणी, उसके बाद शिवालिक रेंज। मुख्य रूप से इस पामीर की घाट से जो काराकोरम रेंज निकलती है, उसके एक और देखें पाकिस्तान की ओर तो हिंदकुश श्रेणी मूव कर जाती है। अगर हम तिब्बत की ओर देखें तो कुनलुन रेंज मूव कर जाती है। तो ये एक वेस्टर्न हिमालय का मानचित्र के द्वारा हम अवलोकन इसमें कर रहे हैं। धन्यवाद।